दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास पेशकश किसान और किसानी श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा जागरण साप्ताहिक में लिखा गया एक लेख, जो लेख उन्होंने 1932 की 19 दिसंबर के अंक में लिखा था। इस लेख का शीर्षक है हतभागे किसान। इस लेख से इस श्रृंखला को शुरू करने का एक मतलब ये है कि जब हम आज किसानों को लेकर के सरकार के रवैये को देख रहे हैं और एक खास तरह की जो मीडिया का तंत्र हमारे आसपास फैला हुआ है उसके रवैये को देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे साहित्य में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, लोग किस तरह से इस मुद्दे को देख रहे हैं, किसानों के सवाल हमारी रचना में, हमारी आलोचना में कितने प्रासंगिक हैं, कितने नहीं हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है इन सब बातों पर गौर करने के लिए हम अपने जो हमारे साहित्यिक पुरखे हैं उनसे इस श्रृंखला की शुरुआत करें और देखें कि वो अपने समय में किसानों के मुद्दे को किस तरह से देख रहे थे, उनका मूल्यांकन किस तरह से कर रहे थे। इस लेख में बहुत सारी बातें आपको ऐसी लगेगा कि ये बातें प्रेमचंद ने तो उस समय के हिसाब से कही थी, लेकिन आज भी उन बातों का एक खास मतलब है। लेख को आइए सुनते हैं। भारत के 80% आदमी खेती करते हैं, कई फीसदी वह हैं जो अपनी जीविका के लिए किसानों के मुहताज हैं, जैसे गांव के बढ़ई, लुहार आदि। राष्ट्र के हाथ में जो कुछ विभूति है वह इन्हीं किसानों और मजदूरों की मेहनत का सदका है। हमारे स्कूल और विद्यालय, हमारी पुलिस और फौज, हमारी अदालतें और कचहरियां सब उन्हीं की कमाई के बल पर चलती हैं। लेकिन वही जो राष्ट्र के अन्न और वस्त्रदाता हैं, भर पेट अन्न को तरसते हैं, जाड़े पाले में ठिठुरते हैं और मक्खियों की तरह मरते हैं। कोई जमाना था जब गांव के लोग अपने डील डौल बल पौरुष के लिए मशहूर थे, जब गांव में दूध घी की इफरात थी, जब गांव के लोग दीर्घजीवी होते थे, जब देहात की जलवायु स्वास्थ्यकर और पोषक थी। लेकिन आज आप किसी गांव में निकल जाइए, आपको खोजने से भी हष्ट-पुष्ट आदमी न मिलेगा। न किसी के देह पर मांस है, न कपड़ा, मानो चलते फिरते कंकाल हों। और तो और उन्हें रहने को स्थान नहीं है, उनके स्थानों पर खड़े होने तक की जगह नहीं। नीचे दीवारों पर रखी हुई फूस की झोपड़ियों के अंदर वह, उसका परिवार, भूसा, लकड़ी, गाय, बैल, सब के सब पड़े हुए जीवन के दिन काट रहे हैं। कोई समय था जब भारत के धन का संसार में शोहरा था। यहाँ के सोने और जवाहरात की चमक से दूर दूर के कवियों की आंखों में चकाचौंध हो जाती थी, विजेताओं के मुंह में पानी भर आता था। मगर आज वह कपोल कथा मात्र है। आज भारत दरिद्रता और अज्ञान के ऐसे गहरे गड्ढे में गिरा पड़ा है कि उसकी थाह भी नहीं मिलती। अब आप इस उद्धरण को सुनने के बाद आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि हमारे आज के किसान जो कर्ज के कारण से आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं, मरने वालों किसानों की संख्या अगर देखी जाए, उन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो वो लाखों में है। तो पता चलता है कि प्रेमचंद के समय की जो किसान की समस्या थी और आज किसान की समस्या में कितना बड़ा फर्क आ चुका है। किसान उस समय हमारे देश में विदेशी व्यवस्था थी, लेकिन आज हमारे देश में हमारी अपनी शासन व्यवस्था होने के बावजूद किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। इस लेख का कुछ हिस्सा ही मैं आपके साथ साझा करूंगा। पूरा लेख अगर आपको पढ़ना है। आगे लिखते हैं कि नहीं, ये कहना गलती होगी कि उनकी दशा की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरकार ने समय समय पर उनकी रक्षा करने के लिए कानून बनाए हैं और शायद इस तरह के कानून अब तक और ज़्यादा बन गए होते यदि जमींदारों की ओर से उनका विरोध न हुआ होता। अब की बार ही छूट के विषय में जमींदारों ने कम रुकावटें नहीं डाली, लेकिन अनुभव से मालूम हो रहा है कि इस नीति से किसानों का विशेष उपकार नहीं हुआ। इन कानूनों के बगैर संभव था उनकी हालत इससे भी खराब होती
इनसे इतना फायदा तो जरूर हुआ कि उनकी पतनोन्मुखी प्रगति रुक गई, लेकिन उन्नत के लिए दशाएं अनुकूल न हो सकी। हमें तो उन्नत के लिए ऐसे विधानों की जरूरत है जो समाज में विप्लव के बिना ही काम में लाए जा सकें। हम श्रेणियों में संग्राम नहीं चाहते, हाँ इतना अवश्य चाहते हैं कि सरकार और जमींदार दोनों ही इस बात को न भूल जाएं कि किसान भी मनुष्य हैं, उसे भी रोटी और कपड़ा चाहिए, रहने को घर चाहिए, उसके घर में शादी गमी के अवसर आते हैं, उसे भी अपनी बिरादरी में अपने कुल मर्यादा की रक्षा करनी पड़ती है। बीमारी आरामी औरों की तरह उस पर भी व्याप्त होती है, इसलिए लगान बांधते समय इस बात का ख्याल रखें कि किसान को कम से कम खेती में इतनी मजूरी तो मिल जाए कि वह अपने बाल बच्चों का पालन कर सके। हमारे प्रांत में अधिकतर किसान ऐसे हैं जिनके पास 3-4 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं है। बहुत बड़ा हिस्सा तो ऐसों का है जिनके पास इसकी आधी ज़मीन भी नहीं है, और जमाबंदियाँ जितनी ही छोटी होती हैं उन पर खेती का खर्च उतना ज़्यादा बैठता है। इसलिए ज़मीन के लगान के दर में नए सिरे से तरमीम होनी आवश्यक है। बेशक उससे जमींदारों की आमदनी कम हो जाएगी और सरकार को अपने बजट बनाने में बड़ी कठिनाई होगी, लेकिन किसान के जीवन का अन्य सभी हितों से कहीं ज़्यादा मूल्य है। किंतु परिस्थितियों को देखते लगान में निकट भविष्य में विशेष कमी नहीं की जा सकती। वास्तव में हालत तो यह है कि छोटे छोटे किसानों का खेती पर जो खर्च पड़ रहा है वह भी वसूल नहीं होता। लगान तो दूर की बात है, और मान लिया जाए कि किसी तरह 1 या 2 साल डंडे के जोर से लगान वसूल कर भी लिया गया तो क्या? जब किसान भूखों मर रहा है तो वह दुर्बल और रुग्ण होगा, खेती में ज़्यादा मेहनत न कर सकेगा और इसलिए उसकी पैदावार भी अच्छी न होगी। हमें तो परिस्थिति में कुछ ऐसा परिवर्तन करने की ज़रूरत है कि किसान सुखी और स्वस्थ रहे। जमींदार, महाजन और सरकार सबकी आर्थिक समृद्धि किसान की आर्थिक दशा के अधीन है। अगर उसकी आर्थिक दशा हीन हुई तो दूसरों की भी अच्छी नहीं हो सकती। किसी देश के अच्छे शासन की पहचान साधारण जनता की दशा है। थोड़े से जमींदार और महाजन या राज पदाधिकारियों की अच्छी दशा से राष्ट्र की अच्छी दशा नहीं समझी जा सकती। अब आप इसी बात को जरा आज के समय के हिसाब से देखें। आज हमारे देश में जमींदार नहीं हैं, लेकिन उनकी जगह पर बड़े पूंजीपति हैं जिनके पास करोड़ों और अरबों की संपत्ति इकट्ठा हो चुकी है और वही सारी चीज़ों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं। इसके पहले बहुत सारे जो सरकारी उपक्रम थे वो उनको बेच दिए गए। किसानों की ज़मीन पर उनकी निगाह है और इसलिए वो मंडी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको ख़त्म करने के लिए 3 कानून पास किए जा चुके हैं। सीधा सा इसका मतलब ये है कि किसानों की कमर तोड़ दी जाए, जिससे धीरे धीरे ज़मीनों पर उन पूंजीवादी दोस्तों का अधिकार हासिल हो जाए, अधिकार उनको मिल जाए जिसका वादा किया गया है। प्रेमचंद एक जगह लिखते हैं कि किसानों की जो ये आर्थिक स्थितियाँ जो बदतर होती हैं उसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक जगह कहते हैं कि उनकी खेती की पैदावार बढ़ाई जाए, उनको कुछ और उद्योग धंधे उनके खाली समय में उनको करने के लिए प्रेरित किया जाए। कहते हैं कि खेती की पैदावार बढ़ाने की ओर भी अभी तक काफ़ी ध्यान नहीं दिया गया। सरकार ने अभी तक केवल प्रदर्शन और प्रचार की सीमा के अंदर रहना ही उपयुक्त समझा है। अच्छे औजारों, अच्छे बीजों, अच्छी खादों का केवल दिखा देना ही काफ़ी नहीं है। 100 में 2 किसान इस प्रदर्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं जिनको भोजन का ठिकाना नहीं है, जो नाक तक ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह नई तरह के बीज या औजार या खाद खरीद सकेगा। उसे तो पुरानी लीक से जौ भर हटना भी दुस्साहस मालूम पड़ता है। उसमें कोई परीक्षा करने की, किसी नई परीक्षा का जोखिम उठाने की सामर्थ्य ही नहीं है। उसे तो लागत के दामों ये चीज़ें किस्तवार अदायगी के शर्त पर दी जानी चाहिए। सरकार के पास इन कामों के लिए हमेशा धन का अभाव रहा है। हमारे विचार में इससे ज़्यादा जरूरी सरकार के लिए कोई काम ही नहीं। अब आज
इसी बात को जरा आज के संदर्भ में लागू करके देखिए। क्या आपको लगता है कि सरकार किसानों के लिए प्रेमचंद जो बातें विदेशी सरकार से कह रहे थे, क्या हमारी आज की सरकार किसानों के लिए कुछ करने की इस तरह की योजना रखती है? समाज के लोग अपने हितों को लेकर के वो कितनी चिंताएं दिखाता है, लेकिन किसानों के सवालों पर कितना गौर करता है, इसकी भी आपको जानकारी समय समय पर मिल जाती होगी। एक पूरा का पूरा जो बिचौलिया तंत्र विकसित हो चुका है, जो किसानों से बहुत कम कीमत पर उनकी फसलें, उनकी अनाज उनका खरीद लेता है, सब्जियां खरीद लेता है, फल खरीद लेता है, और उसका कम से कम 20 गुना से ज़्यादा वो मुनाफा अपना बनाता है, और फिर वो पढ़े लिखे लोगों, शहर में रहने वाले लोगों तक चीज़ें पहुंच जाती हैं। किसानों की जो ज़मीन है वो लगातार कम होती गई है, उनकी जोत का आकार, परिवार बढ़े हैं, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। प्रेमचंद सुझाते हैं कि चकबंदी के माध्यम से इस छोटी जोत की जो समस्या है उसको हल किया जा सकता है, लेकिन आज इस बात को कहना अपने आप में ही सही नहीं है, क्योंकि आज खेती की जो समस्या है वो दूसरे रूपों में ज़्यादा मुखर रूप में हमारे सामने आ रही है। आज गाँव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। खेती किसी भी तरह से फ़ायदे का सौदा नहीं रह गया है। कोई भी किसान या अधिकांश किसान नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा बेटी आगे चल कर के खेती करे। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से कहीं रोज़गार कोई कर ले, किसी नौकरी में कोई जुगाड़ बन जाए, इसी में वो भलाई जात देखता है, क्योंकि उसके सामने अपने जीवन का पूरा अनुभव शामिल है, इसलिए वो खेती से दूर रखना चाहता है। प्रेमचंद कहते हैं कि किसानों पर सिर्फ खाली सरकारों का ही डंडा नहीं चलता है, बल्कि किसानों की फसल को बर्बाद करने में, किसानों को नुकसान पहुंचाने में और भी बहुत सारी चीज़ें प्राकृतिक जो हैं वो भी जिम्मेदार होती हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि कीड़ों से भी फसल का अक्सर बहुत नुकसान होता है। पिछले साल चूहों ने कितने खेतों का सफाया कर दिया। कभी लाही आती है, कभी माही, कभी गिरुई, कभी पतंगे, कभी दीमकों का जोर होता है, कभी कीड़ों का। किसानों के पास इन भौतिक बाधाओं की कोई दवा नहीं है। अब तक सरकार ने किसानों के साथ सौतेले लड़के का सा व्यवहार किया है। अब उसे किसानों को अपना जेठा पुत्र समझकर उसके अनुसार अपनी नीति का निर्माण करना पड़ेगा। प्रेमचंद ये बात 1932 में कह रहे हैं। आज हम 2020 में बैठ करके जब इस निबंध को आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और कल जब आप इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर में प्रेमचंद की बात और आज के समय की बात में कितना फ़र्क आ चुका है। किसानों की समस्याएं हमारी सरकारों के लिए कभी भी मुख्य समस्या नहीं रही है। उनके साथ जेठा पुत्र का व्यवहार करने की बात सोची ही नहीं जा सकती है। वो सौतेला व्यवहार जो कर रहे थे उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों, प्रेमचंद के इस निबंध के माध्यम से मैं किसान और किसानी श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि श्रृंखला के साथ आपका जो व्यवहार है वो बेहतर बनेगा। आपकी सहमतियां असहमतियां मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिलेंगी। अगर इस श्रृंखला को आप अपने समय से जुड़ा हुआ महसूस करें तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, और किसानों पर गंभीरता से कम विचार करने की जो प्रवृत्ति है वो डालने का प्रयास करें। देश लोगों से बनता है। देश में किसान भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, हम और आप भी आते हैं, लेकिन किसानों के बिना हम और आप, ये देश संभव नहीं है, क्योंकि बिना अन्न के न तो हम जीवित रह सकते हैं न आप जीवित रह सकते हैं, और शायद जिनको गुमान है वो भी जीवित ना रह पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि हम किसानों के साथ थोड़ी सहानुभूति के साथ
उनको मनुष्य के रूप में देखते हुए उनकी समस्याओं पर गौर करें, तभी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बेहतर होगा। शुक्रिया।